या प्रतियोगिता में अपना विपक्ष रखूंगा। 2.5 साल की उम्र में कितना चाहिए क्या नहीं। आप सभी मित्रों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम जयंत अरोरा, क्लास 10वीं है। आज मेरा विषय है कि बच्चों को 2.5 साल की उम्र में स्कूल जाना चाहिए कि 4 साल की उम्र में, उसके हम विपक्ष। सुप्रभात और नमस्कार। मेरा नाम पलक खाना है, मैं कक्षा 12वीं में हूँ। हम आज बच्चों की उम्र स्कूल विद्यालय जाने की 4 साल होनी चाहिए उसके पक्ष में। सुप्रभात, मैं गर्मी व्यास कक्षा 12वीं से आज यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता में। मेरा विषय था कि बच्चे को विद्यालय 2.5 साल की उम्र में भेजना चाहिए और ये मैं नहीं, हमारी भारतीय सरकार भी कह रही है कि बच्चे को 2.5 साल की उम्र में ही स्कूल भेजना चाहिए। 2.5 साल की उम्र में ही बच्चा स्कूल की शुरुआत करता है। अगर बच्चा 2.5 साल की उम्र में शुरुआत करता है तो वह बच्चा अपनी कौशलों को बढ़ा सकता है, वे अपने गुणों को आगे बढ़ा सकता है। बच्चों की विद्यालय जाने की सही उम्र 2.5 साल बताई गई है और मुझे लगता है कि सही भी है, क्योंकि अगर बच्चा कम उम्र में विद्यालय जाएगा तो अच्छे आदतें सीख सकता है। 2.5 साल उम्र विद्यालय जाने के लिए बिल्कुल सही उम्र है, जिससे बच्चा बचपन में अच्छी आदतें सीख पाएगा। उसके बुद्धि में विद्या का विकास बचपन से ही हो पाएगा और उससे 6 साल की उम्र में अगर विद्यालय जाता है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, पर वहीं अगर वो छोटी उम्र में ही 1.5 साल की उम्र में ही वह अगर विद्यालय जाता है तो वह अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। मेरा ये कहना है कि 2.5 साल की उम्र में बच्चा क्या ही पढ़ सकता है। इसे यही समझनी पड़ेगी कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। लोग कहते हैं कि बच्चा अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। क्या लक्ष्य प्राप्त करेगा? बताया है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना गैर कानूनी है। फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि बच्चों को भेजो, इनको पढ़ाओ, उनको समझ पड़ेगी तो पढ़ेगा। बच्चों के घरों में गरीब मम्मी पापा होते हैं, कई बच्चों के माँ बाप काम करने जाते हैं तो उन्हें घर 2.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे खुद से बोलना तक नहीं आता, तो वो स्कूल में आकर पढ़ेगा कैसे? 26 मई 2023 में ऐसा शासन क्यों लागू किया कि बच्चा 2.5 साल की उम्र में स्कूल जा सकता है? सरकार के पास इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं कि वह सही निर्णय ले सकते थे। बताइए क्यों लिया गया? चलो तो माता पिता उसी पर भी तैयार है। सरकार ने इसलिए कहा ताकि स्कूल तो कमाएगी ना भाई, क्यों नहीं कमा सकती। तो सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी ऐसी कई हजारों स्कूल हैं भारत में जो कि बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। और जो शहर के माता पिता उन्हें सरकारी स्कूल में क्यों डालते? वहाँ भी पढ़ सकते, फिर प्राइवेट में क्यों डालते? बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्कूलों में डालते, 1-2 लाख खर्च क्यों डालते? सरकारी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कई हजारों स्कूल हैं, क्या-क्या आप देखिए, बड़ौदा, गुजरात, केरल, कितनी जगह बेंगलोर, सरकारी स्कूल ही आज प्रथम बच्चों को लाए, ऐसा क्यों है? सही बात है। हमारे खानदान की सरकारी स्कूल तो देखी है, अभी जब भी इतने साल हो गए, आज सर्विस नहीं कर सकते। क्या काम था? ये बच्चे तो ग्राउंड में ऐसे ही कूद रहे। जब कभी अंदर जाके नहीं देखा, मेरे पिताजी वहाँ पर हैं, हजारों की तादाद में बच्चे समा सकते हैं और वहाँ
शारीरिक दंड के विपक्ष में बोलूंगी कि स्कूल में शारीरिक दंड बच्चों को देना चाहिए या नहीं। और आज का हमारा पूरा जो ग्रुप है वो आज हम हमारी बात पक्ष में रखेंगे। आदरणीय शिक्षकगण, विधायक महोदया एवं मेरे प्रिय साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हंसिका पाठक, कक्षा 11वीं की छात्रा, हिंदी वार्ता प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हूँ। मैं और मेरे साथी विषय स्कूल में शारीरिक दंड की अनुमति है या नहीं के विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाले हैं। धन्यवाद। महानुभव और सभी विद्यार्थी गणों को मेरा सुप्रभात। मैं जय विश्वास कक्षा 12वीं से आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारी बात विचार प्रतियोगिता का विषय है बच्चों को विद्यालय में दंड देना चाहिए या नहीं। मैं नहीं देना चाहिए के पक्ष में बोल रहा हूं, तो आप सभी मेरे शब्द सुनने के लिए अग्रसर रहे। धन्यवाद। पता ही है कि शारीरिक दंड क्यों दिया जाता है बच्चों को। शारीरिक दंड बच्चों को तब दिया जाता है जब कोई विद्यार्थी स्कूल के नियम या कायदों को तोड़ता है या कुछ अशिष्ट कार्य करता है। इसकी वजह से उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है इस समय में बच्चे बिगड़ते ही जा रहे हैं और उन्हें शारीरिक दंड देना अनिवार्य है, क्योंकि इस समय के बच्चे टीचर्स का आदर सम्मान ना, शिक्षक का आदर सम्मान नहीं करते हैं और नहीं अपने माता पिता का। तो उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने के लिए उन्हें शारीरिक दंड देना उचित है। आपको पता है कि हम शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके पक्ष में बोलेंगे। जैसे आप सब देखते हैं कि आजकल के बच्चे सड़क पे घूमते रहते हैं और अपने ना माता पिता की बात मानते हैं और ना ही अपने शिक्षक की, तो उन्हें शारीरिक दंड देना सही है। आजकल के बच्चे बिगड़ते ही जा रहे हैं। अगर आपको देखोगे कुछ सालों पहले बच्चे अपने माता पिता और बड़ों का सबका आदर करते थे, पर आजकल के बच्चे अपने बड़ों का क्या, अपने टीचर्स का, अपने अध्यापकों का आदर नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चे को शारीरिक दंड देते हैं तो वह सिर्फ अध्यापक से करता है, वो उसका सम्मान करना कभी नहीं सीख पाएगा। और जैसा कि आप बोलते हैं कि अनुशासन में रहते बच्चे मानने से, तो अपन ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो अनुशासन में रहेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा अनुशासन में रहेगा। बच्चों को शारीरिक दंड देने से उनके दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी-कभी बहुत बुरी होती है। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत अमूल्य महत्व रहा है। उस समय पर शिक्षा का आदान प्रदान गुरु शिष्यों के बीच में काफी शुद्ध एवं सरल तरीकों से होता आ रहा है। तो आज के समय में हमें शारीरिक दंडों की आवश्यकता क्यों हो रही है? और शारीरिक दंड देने से विद्यार्थी के जीवन में कई तरीके के परिवर्तन होते हैं। पहला, उसकी बोली में अंतर, दूसरा उसके रहन सहन में अंतर, तीसरा उसके आत्मविश्वास को ठेस। आत्मविश्वास को ठेस उस विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा विचार रहता है उसके जीवन में, क्योंकि एक विद्यार्थी का आत्मविश्वास उसके पैदा होने से ही निर्धारित हो जाता है। वो मारना ही उसका सॉल्यूशन नहीं रहता है। उसको अपन प्यार से भी समझा के बता सकते हैं कि आपको अगर ऐसा करना है तो इसके लिए प्यार से भी समझा सकते हैं अपन बच्चे को। उसके अंदर ही अंदर एक डर बैठ जाता है कि हमें ये अध्यापक मारेगा, और वो बिल्कुल भी सुधर नहीं पाता। जैसे कि हमारे विराज भाई ने अपने अध्यापक के प्रति काफी द्वेष एवं घृणा बढ़ जाती है। वह उनके अध्यापकों को सही से समझ नहीं पाते और उनकी विचारधाराओं को गलत तरीके से मान लेते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी से आशा रखता हूँ कि आप भी अपनी विचारधारा बदले और शारीरिक दंड के खिलाफ में रहें हमेशा। धन्यवाद। आपको ऐसी बहुत सारी खबरें मिलेंगी जिसमें ऐसा है कि बच्चों को शारीरिक दंड देने से उसके मानसिक विकास में रुकावट आ जाती है। पर विपक्ष में तो आपको सर्च करना चाहिए था। हाँ, तो मैंने सर्च करा तभी तो वैज्ञानिक का नाम बताइए। एक वैज्ञानिक नहीं, कोई वैज्ञानिक हो सकते हैं। एक का नाम बता देगा, बताइए। वैज्ञानिक कोई भी हो सकता है। अध्यापक जट नहीं रहता है, जो विद्यार्थी काबू में नहीं रहता है, जो अनुशासन में नहीं रहता है, विद्यार्थी अध्यापक से को नहीं मानते हैं। अध्यापक कोई पागल नहीं है जो क्योंकि वह ना ही शारीरिक बल्कि मानसिक तरीके तनावों से भी मुक्त रहता है, उसमें निष्पक्ष न्याय करने की
शक्ति रहती है। वह बिना किसी बोझ के हर चीज का पूरा निरीक्षण कर उस पर अपना विचार एवं न्याय देता है। इस भारत देश तक की चीजें जो महिलाएं संभाल सकती है, तो ये तो फिर भी छोटा सा कार्यालय है। जब महिला गर्भवती के समय इतना दर्द झेल सकती है, तो मानसिक दर्द तो वो आराम से ही झेल सकती है। जब वो इतना बड़े घर को संभाल सकती है, तो कार्यालय तो बहुत छोटी चीज है। और जिस प्रकार यश ने बोला कि महिलाएं एक सांसद को तब संभाल सकती है, तो उसके लिए एक घर को संभाल सकती है, उसके लिए तो ये क्या नामुमकिन नहीं है कि वो अपने कार्य को भी कर सके। महिलाएं ऐसी है जो सभी कार्य को अच्छे से सहनशीलता से पूरा करती है। महिलाएं ही जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक महिला ही देश को चला सकती है, तो वह इतना छोटा मोटा काम कैसे नहीं कर सकती है। महिलाएं कितनी सफलतापूर्वक है, हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में इंदिरा गांधी जैसी महिला ने पूरे देश को संभाला, तो ये अपने दफ्तर जैसे एक छोटे से कार्य को वो क्यों नहीं संभाल सकती। संभाल रखा है। इस तरीके से बहुत शक्ति होती है, सारे काम कर सकते हैं और बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही सफलतापूर्वक है। लक्ष्मीबाई जैसी वीर एक महिला थी, वह वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने कई हजारों अंग्रेजों से लड़के अपनी रानी की फर्ज निभाया था। जैसे इसने लक्ष्मीबाई का उदाहरण देकर ये बताया है कि एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार अभी G20 में देखा गया कि मोदी जी के साथ भी एक महिला थी जिसने पूरे G20 को संभाला था। इससे हम कह सकते हैं कि एक महिला ही है जो सब कुछ कर सकती है। जब महिला घर संभाल सकती है, तो कार्यालय तो बहुत छोटी चीज है। जैसे द्रौपदी मुर्मू पूरे देश को संभाल सकती है। इंदिरा गांधी ने भले एक आपातकालीन लागू किया था, भले वो गलत था, पर उसने अपनी जान पर खेलकर वो करा। उसने बांग्लादेश जैसे देश को अलग किया भारत से। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन छोटे-छोटे देशों को उन्होंने बहुत नहीं करा। महिला जान पर बोल चुकी है, महिला देश संभाल रही है, महिला अग्नि प्राकृतिक कार्य जैसी खतरनाक हादसे तक को संभाल रही है। महिला आज चिकित्सक है, महिला आज फौज में है। महिलाओं ने ऐसा कोई काम नहीं करा जो महिलाएं नहीं कर सकती। आपके सामने एक उदाहरण है, नीता अंबानी, वह रिलायंस कंपनी को संभाल रही है, वह जियो टीवी जैसी, वह IPL की मुंबई इंडियंस जैसी खतरनाक चीजें संभाल रही है। विरोधी पक्ष ने यह कहा कि नीता अंबानी पूरी रिलायंस ग्रुप को संभाल रही है, लेकिन उसकी नींव तो हमारे धीरूभाई अंबानी जी ने ही रखी थी। बिना नींव के तो आपने जैसे बोला कि पर नीता अंबानी से ही ये विचारधारा प्रकट हुई है। अगर ये विचारधारा नीता अंबानी द्वारा प्रकट नहीं होती कि हम ऐसी कंपनी खोलें, तो वह मुकेश अंबानी भी उसके पीछे कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा कोई ऐसा बोल रहा है। काम कर सकती है, वो घर
पुरुषों की खासकर इतनी सोच नीची है कि वह महिलाओं को घर से बाहर में ये सोच किसी की भी नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि यदि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिसे तकनीकी सदी माना गया है, इसमें महिला पुरुष सबको समान में दी गई है। भारतीय सरकार भी महिलाओं को ज्यादा रोजगार दे रही है कि महिलाएं भी दफ्तर में जाए और काम करें। तो ये घर में नहीं बसना पड़ना, ये घर से बाहर नहीं जाएंगे। आप भी दोहरा सकते हो, आपने क्या बोला? आप अपना प्रयास कीजिए कि पुरुष सही जिम्मेदारी के समय महिलाओं से ज्यादा अच्छी होती है। आप अब ऐसे का क्या उदाहरण दे सकते हैं? और सब पुरुष है तो उनकी जिम्मेदारी की समझ सकती है। गूगल जैसी कंपनी में भी कम से कम 525 महिलाएं हैं। वो क्यों? हमें पालतू जानवर इसलिए पालना चाहिए क्योंकि वह हर चीज में हमारी मदद करते हैं। पालतू जानवर, और अगर हम उन्हें सड़कों पे छोड़ देते हैं तो लोग उन्हें गाड़ियों से मार देते हैं या उनका एक्सीडेंट मतलब के साथ हादसे हो सकते हैं। पालतू जानवरों को अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें पालना जरूरी है, पर उनकी रक्षा करने के लिए हमें उन्हें पालना चाहिए। जानवरों के प्रति वो भी थोड़ा ना बहुत अच्छा होता जाता है। यूएस के घरों में पालतू जानवर को पाला गया है और यह भी पता चलता है कि वह आपके दिल में कितने हैं, कम करते हैं एवं वह अगर आपके साथ 5 से 6 साल रहते हैं तो उन्हें यह भी पता चल जाता है कि कब आप दुखी हैं, कब आप खुश हैं या कब आप रोना चाहते हैं। पालतू जानवर को घर में पालना बीमारी को न्योता देना है। पालतू जानवर को घर में पालने से काफी सारी बीमारी आती है जिससे घर में काफी नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आप कुत्ते को घर में पालते हो तो कुत्ते के अंदर रेबीज नाम की बीमारी पाई जाती है। अगर आप बिल्ली को घर में पालते हो तो बिल्ली से बैक्टीरियल संक्रमण फैलता है, और अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको 14 इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। पालतू जानवर घर में रहते हैं इसलिए हमें उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। किसी भी आजादी छीन के क्या फायदा मिलेगा? और यहाँ तक कि भारत के वो अपनी जिंदगी को स्वतंत्र रूप से जिए, किसी को भी हक नहीं कि वो उनको कैदी बना के रखे। जानवरों को कैद में नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हो, सोचो अगर आपको कोई ऐसे हमेशा के लिए किसी पिंजरे में आपके गले में पट्टा बांध के ऐसे कैद रखे, और वो अपने मालिकों को भी इसलिए काटता है क्योंकि वो जैसे बाहर दूसरे जानवरों को आजादी स्वतंत्र रूप से खेलते कूदते घूमते हुए देखता है तो उसको लगता है कि मैं बस एक पट्टे में बंद होके मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। जो आपने एक ही चीज को बार-बार बोला दोहराया है, तो आपने आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम जानवरों को स्वतंत्र से छोड़े तो किधर छोड़े हम? तुम लोगों को कैसे पता कि वह वहाँ पर खुश रहता है? तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप लोगों को कैसे पता? मेरे क्वेश्चन पूछ में क्यों इतना कह रहे हो? मेरे को मेरे खत्म कर लेने दो, क्यों बोल रहे हो? क्या आपने ये खबर नहीं सुनी जहाँ पे एक जानवर को कितनी बुरी तरीके से मारा गया? आपको ये नहीं पता कि जब जानवरों को मारा जवाहर कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं मनु उपाध्याय कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मैं जितेंद्र डावर कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं शमन सातपुरिया कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आधुनिक दौर को तकनीकी युग भी कहा जाता है। सोशल मीडिया रिश्तों को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान रखती है, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा हम हमारे विचारों को और हमारी खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। चुनौतियों के दौरान एक दूसरे से समर्थन कर सकते हैं। दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातें साझा कर सकते हैं। आधुनिक रिश्तों से संचार और जुड़ाव सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया अगर आपको किसी से कहीं मिलना जाना होता है तो आप किसी से मिलने का मन करता है तो आप हमेशा उससे मिलने नहीं जा सकते। अगर आपको उनसे मिलने का मन है तो आप उनसे फोन के द्वारा भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। कोरोना महामारी के समय जब लोग अकेले पड़ गए थे तब
सोशल मीडिया रिश्तों को बिगाड़ता है। इसका एक उदाहरण यह है कि यदि आप किसी घर में जाए और यदि उसमें 5 सदस्य हैं तो 5 के 5 फोन देख रहे होंगे और आप बातें कर रहे होंगे, उनके रिश्ते में भी दरार आती है। आजकल का अहम मुद्दा यह है कि आजकल पति पत्नी के तलाक के बहुत किस्से सामने आ रहे हैं। पति पत्नी दोनों फोन देखते हैं और दोनों को एक दूसरे को शक हो जाता है। ये शक झगड़े में बदल जाता है और ये झगड़ा बाद में जाकर बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। आजकल घर में कोई भी बात हो तो बहू अपने मायके वालों को फोन करके बता देते हैं, जिससे बहू और सास के रिश्ते में दरार आ जाती है। आजकल कोई भी झगड़ा हो तो लोग झगड़ा संभाले रहते हैं, जिससे पूरा झगड़ा जाहिर हो जाता है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया ने रिश्तों को सुधारा नहीं है, उसने और उल्टा रिश्तों को बिगाड़ा है। सोशल मीडिया नहीं था तो बच्चे अपने दादा दादी और छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर और अन्य जगह जाया करते थे और वो उनके साथ बातें करते थे, मस्ती करते थे और अन्य चीजें करते थे। और उन बड़े बुजुर्गों ने अपनी पीड़ादायक और अपने संघर्षों के बारे में बताया करते थे। पर आज के समय में सोशल मीडिया है तो बस आज के समय में सोशल और आपके साथ कोई दूर घटना हो जाए या आपको पैसों की जरूरत हो तो आप क्या करोगे? हम उन्हें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। हम उनसे मिलने जा सकते हैं, उनका हाल पूछ सकते हैं और उनके मदद भी कर सकते हैं। हम सिर्फ ऑनलाइन में ही उनके साथ नहीं रह सकते। दूसरे आपके मदद करेंगे तो आपके रिश्तेदार कब काम आएंगे? इंसानियत के नाते घर पे आती है। आजकल तो इंसानियत तो सिर्फ कहने की रह गई है, कोई मदद ऐसे तो करता ही नहीं जब तक उनको उससे कुछ फायदा ना हो। शायद ये विषय से बाहर जाना है? नहीं, अभी बात कर रहे हैं, आपके साथ में नहीं हो, आपका कोई दूर का हो तो भी आप इतने टाइम तक उनसे कुछ बात नहीं करोगे, उनके साथ तो उनके हालचाल नहीं पूछोगे। और त्योहार है तो उसमें उनको कैसे भूलोगे? तो पर वह महामारी चल रही है, उसमें हम अपने पास के परिवार वाले उनसे भी बात कर सकते हैं। पास में नहीं, सिर्फ घर के परिवार वालों से ही बात कर सकते, अन्य परिवार को आप ऐसे ही छोड़ दोगे? हाँ, तो हमें अभी महामारी चल रही थी तो हमें उसका पॉकेट मनी दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद के खर्चे भी कर सकते हो। जब माता पिता घर से बाहर गए हो अब उन पैसों से अपना खर्च निकाल सकते हैं। पॉकेट मनी दी जानी चाहिए जिससे वो कुछ पढ़ाई की चीजें या कोई भी उनकी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। वो इससे हिसाब किताब सीखते हैं। सब बच्चों को पॉकेट मनी देंगे तो उनमें से कुछ बच्चों उसका गलत उपयोग करेंगे और अपने माता पिता के पैसे का गलत उपयोग कर सकते हैं। अगर बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हैं तो कैसे पता कि बच्चे उस पॉकेट मनी का कैसे इस्तेमाल कर रहा है? क्या पता वो उसका पूरा इस्तेमाल भी करता हो। जैसा कि आपने बोला कि बच्चों को जेब खर्च देना चाहिए कि वो उनके अच्छी पढ़ाई की चीजें खरीद सके। सब बच्चे इतने सुलझे में नहीं होते कि वो पढ़ाई की, कोई बच्चे उन पैसों का गलत इस्तेमाल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे जेब खर्च लेके गलत खा भी सकते हैं और ज्यादा पैसा खर्च भी कर सकते हैं। पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, हर बच्चे समझदार नहीं होते। और कैसे खर्च करने चाहिए पता नहीं होता है, इस कारण से वो कभी कभी गलत राह पे जाके अच्छे बच्चे ना होके बुरी राह पे चलना चालू करते हैं। हमारा ये पॉइंट है कि जब माता पिता है लेकिन बच्चों को हमें ये भी तो सिखाना है कि कैसे कम पैसों में घर चलाना है। अरे तो माता पिता से भी कम पैसे मांग के वो चीज कर सकते हैं, अपने पास रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। माता पिता इतने समझदार रहने वाले हैं, जब आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे जिद करके बड़ी रकम मांगते हैं उनके माता पिता से और फिर वो उसका
इस्तेमाल किया तो कोई गलत चीजें खा रहा है,